चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फिजिक्स से एप्टीट्यूड की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, आप तमाम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता भी होगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, ये सारी बातें आपको पता है, मैं सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ, आपको रिकॉल कर रहा हूँ ताकि वो सारी बातें आपको याद आ जाए और उन बातों को आप जहन में बैठाओ। आप तमाम लोगों ने ऐसा ही बेसिक यूनिट्स पढ़े। उन बेसिक यूनिट्स में अगर मैं यूनिट्स आपको जल्दी बताऊं तो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सीरियल नंबर, क्वांटिटी, नेम और सिंबल। किस तरीके से आप इसको लिखते हो तो जल्दी मेरी बातों को रिकॉल कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे जो बात आपको यहाँ पे नजर आती है वो है टाइम। आप तमाम लोगों ने टाइम के लिए जो यूनिट पढ़ा है वो यूनिट पढ़ा है सेकंड, और सेकंड का सिंबल जो आप इस्तेमाल करते हो वो स्मॉल एस इस्तेमाल करते हो। सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है आपके पास लेंथ। लेंथ के लिए जो यूनिट आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो वो क्या पढ़ कर आए हो, तो आप बोलेंगे सर लेंथ के लिए हमने यूनिट पढ़ा हुआ है मीटर, इसको आप एम से लिखते हो। थर्ड नंबर मैंने आपके सामने लिखा मास। मास के लिए आप पढ़ते हो किलोग्राम, किलोग्राम को आप लिखते हो केजी से। ये तीन तो बहुत कॉमन है जो आपको याद है। अक्सर हमारे पास एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी स्टडीज में फर्स्ट ईयर में वीक होते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो इसमें से इस वजह से मैं सारे यूनिट्स आपको पढ़ाता हूँ। अब इसका फोर्थ नंबर पे यूनिट में देखता हूँ जल्दी से। फोर्थ नंबर पे क्या यूनिट मेरे पास नजर आ रहा है? फोर्थ नंबर पे नजर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपके पास मोल। कितने मोल मौजूद है, मोल को आप MOL से लिखते हो। फिफ्थ नंबर पे नजर आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट जो आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है केल्विन, और केल्विन को आप कैपिटल के से लिखते हो। सिक्स नंबर पे मेरे पास जो नजर आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल करंट। करंट का यूनिट जो आप लोग पढ़ कर आए हो सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है वो है मेरे पास एम्पेयर, और एम्पेयर को आप कैपिटल ए से लिखते हो। सेवन नंबर पे आपके पास नजर आ रहा है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और कैंडेला को आप CD से लिखते हो। तो ये सेवन आपके पास बेसिक क्वांटिटीज नजर आ रही जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक बात पे गौर करना है, जब भी कभी आप किसी साइंटिस्ट का नेम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हो, जैसे आपने साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो है केल्विन। आपने सेकंड नंबर पे इस्तेमाल किया है एम्पियर। केल्विन को जब आपने लिखा तो कैपिटल के से लिखा, एम्पियर को आपने लिखा कैपिटल ए से लिखा। आप ऐसे नहीं लिखोगे, टेम्परेचर आपने लिखा 10 और केल्विन के लिए स्मॉल के बना दिया, तो ये बात गलत कंसिडर की जाएगी। आप जब भी यूनिट लिखोगे और यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर आएगा, और अगर आप इसको शॉर्ट करके सिंगल अल्फाबेट लिखोगे तो वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आप टेम्परेचर लिखोगे 10 केल्विन। आपने न्यूटन लिखा है, न्यूटन कैसे लिखा है? आप जब भी न्यूटन लिखते हो फोर्स 50 कैपिटल एन लिखते हो न्यूटन के लिए। आपने कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा 50 स्मॉल एन, क्योंकि ये बात गलत है। तो छोटी सी बात थी, यूनिट पढ़ाते हुए मेरे जहन में आई तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। इसको याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। आप तमाम लोग बेटा यूनिट्स पढ़ने के बाद, यूनिट्स आप लोगों ने देखे, ऐसा ही बेसिक यूनिट्स देखने के बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और अब जो टॉपिक मुझे नजर आ रहा है वो है प्रीफिक्सेस का, क्योंकि फिजिक्स जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो प्रीफिक्सेस, फिजिक्स में यूनिट्स और प्रीफिक्सेस के बगैर आप फिजिक्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस को कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्सेस की बात करते हैं जरा। प्रीफिक्सेस आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, अगर आपके पास लिखा हुआ है मीटर, आप मीटर को चेंज करके आपने लिखा है किलोमीटर, आपने लिखा है मिलीमीटर, आपने लिखा है सेंटीमीटर, आप लिखते हो नैनोमीटर। आप देख रहे हो मीटर से पहले आप बहुत सारे चीजों का इजाफा कर रहे हो। जैसे आपने इजाफा किया किलो का, के लगा दिया किलो, एम लगा दिया मिलीमीटर, सी लगा दिया सेंटीमीटर, एन लगा दिया नैनोमीटर। अब आप मीटर से पहले बहुत सारी चीजों का इजाफा कर रहे हो, तो जिस चीज का आप इजाफा करते हो ये चीज मेरे पास कहलाती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, देखो प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब उसको फिक्स करना, उसको चेंज करना, कोई चीज खराब हो जाए उसको फिक्स करते हो, सही करते हो, तो प्रीफिक्स कहलाता है। अब प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, आपको तमाम के तमाम प्रीफिक्सेस की वैल्यूज याद होनी चाहिए। प्रीफिक्सेस की वैल्यू याद होंगी तो आप प्रीफिक्सेस को सॉल्व कर सकते हो। अब प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है जरा इसको देखते हैं। मैंने आपके सामने हेडिंग्स लगा दी। अब एक एक करके प्रीफिक्स को देखते हैं। बेटा अगर 10 की पावर 18 नजर आए, 10 की पावर 18 अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज नजर आता है एक्सा, और एक्सा को आप लिखते हो कैपिटल ई से। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस हैं तो 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर -18 तक जाएंगे। इसमें से बहुत सारे आपने यूज भी नहीं किए होंगे, ये आपने पहली दफा मैट्रिक क्लास की बुक में पढ़े थे प्रीफिक्सेस, वहां पे इसका
ये पूरा टेबल बना हुआ है जो मैंने वहां से कॉपी किया कि आपको प्रीफिक्स बता सकूं। तो प्रीफिक्सेस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है टेस्ट में आपसे कोई प्रीफिक्स की वैल्यू पूछ ले कि 10 की पावर 18 किसको शो करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रीफिक्स जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो 10 की पावर 15 है। 10 की पावर 15 बेटा कहलाता है पेटा, PETA पेटा, और इसको आप लिखते हो कैपिटल P से। सिमिलरली 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कहलाता है मेरे पास टेरा। टेरा कहलाता है कैपिटल T। सिमिलरली यहाँ पे नजर आ रहा है 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 यहाँ पे कहलाता है मेरे पास गीगा। गीगा को लिखते हो कैपिटल G से। 10 की पावर 6 कहलाता है मेरे पास मेगा। मेगा को लिखा जाता है आपके पास कैपिटल M से। नेक्स्ट नजर आएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मुझे नजर आता है किलो, और किलो का मतलब होता है के। सिमिलरली 10 की पावर 2 यानी हेक्टो कहलाएगा, हेक्टो को लिख रहा है कैपिटल स्मॉल एच से। 10 की पावर 1 नजर आ रहा है डेका, डेका को लिखा DA से। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज में थे 10 की पावर +18 से लेकर 10 की पावर 1 तक। अब सिमिलरली यहाँ पे नजर आएंगे मुझे 10 की पावर -1, नीचे से आप शुरू करो। 10 की पावर -1 बेटा कहलाता है मेरे पास डेसी। डेसी को लिखते हो D से। फिर नजर आ रहा है 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -2 नजर आ रहा है सेंटी, स्मॉल C से लिखा। 10 की पावर -3 नजर आ रहा है मिली कहलाएगा, मिली को लिखोगे स्मॉल M से। -6 है माइक्रो कहलाएगा, माइक्रो का सिंबल। अच्छा, ये जो सिंबल आप लोग पढ़ते हुए आए हो, ये माइक्रो के लिए खास है। जैसे आपने पढ़ा है ना माइक्रोमीटर, आपने पढ़ा होगा माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो का सिंबल ही अलग है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको आप म्यू बोलते हो। 10 की पावर -9 नजर आ रहा है। 10 की पावर -9 बेटा यहाँ पे नजर आता है नैनो, और नैनो को स्मॉल n से लिखते हो। जबकि यहाँ पे नजर आ रहा है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 कहलाता है पीको, और पीको को लिखते हो स्मॉल p से। 10 की पावर -15 नजर आ रहा है जिसको आप लिखते हो फेमटो से। फेमटो कहलाता है स्मॉल f। 10 की पावर -18 नजर आ रहा है जिसको आप बोलते हो एटो, और एटो को लिखते हो स्मॉल a से। अब ये कुछ प्रीफिक्सेस थे, कुछ नहीं थे बल्कि अच्छे खासे आपके सामने प्रीफिक्सेस नजर आ रहे हैं जिसको आप याद करोगे। तकरीबन 16 प्रीफिक्सेस हैं जो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब अगर इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज आप याद करते हो, इन वैल्यूज को याद करने के बाद अब मैं इन प्रीफिक्सेस को मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। इन प्रीफिक्सेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। ऐसा ही प्रीफिक्स के बाद मैं अब इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, साथ साथ MCQs भी सॉल्व करेंगे। पहला MCQ देखते हैं मेरे पास क्या है। ये रहा फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ पढ़िए और इसका जवाब निकालते हैं, इसका जवाब क्या होगा। आप लोग जब रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हुए अगर कोई MCQ आपके सामने आए तो उस MCQ को देख के बेटा उस MCQ को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उस MCQ को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर अपने पास लिखिए, और फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इस MCQ का करेक्ट जवाब तो आप लोग को मिल जाएगा। मेरा जो मकसद है इस MCQ को समझाना और इस तरह के MCQ अगर आए तो उसको सॉल्व करना सिखाना। उसने आपसे कहा 1 मेगामीटर, आपसे कन्वर्ट करने को बोल रहा है कि मेगामीटर को कन्वर्ट करके बताइए। तो आपने लिखा 1 मेगामीटर, मेगामीटर लिखा। अब आप चाह रहे थे बेटा ये मेगामीटर कन्वर्ट हो जाए मीटर के अंदर, यानी आप ये चाह रहे हो ये मेगामीटर जो नजर आ रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज जो क्लास है, मतलब उसमें कि आप किसी प्रीफिक्स को कैसे रिमूव करोगे। देखो मैंने प्रीफिक्स को हटा दिया, प्रीफिक्स पहले था, बाद में अब आपको नजर नहीं आ रहा। कभी भी किसी प्रीफिक्स को अगर आपको रिमूव करना हो तो उसको रिमूव करने का तरीका ये, आप उस प्रीफिक्स की वैल्यू को लिख दीजिए। जैसे ये नजर आ रहा है ना M, बेटा ये M कहला रहा है मेरे पास मेगा, और मेगा की जो वैल्यू आप पढ़कर आए हो, मेगा की वैल्यू पढ़कर आए हो 10 की पावर 6। आपने यही पढ़ी ना। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको टेबल दिखा रहा था, मैं टेबल आपको दोबारा रिकॉल भी कर देता हूँ, एक दफा उसको जल्दी से देख लो ताकि मैं अपनी वैल्यू आपको दिखा दूं। ये देखो बेटा, आपको नजर आ रहा है मेगा, मेगा की वैल्यू नजर आ रही है 10 की पावर 6, ये लिखा हुआ 10 की पावर 6 बराबर है मेगा के। तो आप वापसी उस पे आते, तो 10 की पावर 6 मेगा। तो कभी भी किसी प्रीफिक्स की वैल्यू को अगर आप हटाओगे तो उसकी जगह वैल्यू को पुट कर दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, यानी करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये मिस्टेक है यहाँ पे, पहले MCQ में ही आपके सामने मिस्टेक आ गई, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत जवाब है, करेक्ट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। तो मैंने आपको सिखाया प्रीफिक्स को रिमूव करने का तरीका। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा आप कन्वर्ट करके दिखाओ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर हमने प्रीफिक्स को हटाया, प्रीफिक्स हटाया मतलब नैनो को हटा दिया। अगर आप नैनो हटाओगे तो नैनो की जगह पे आ जाएगा 10 की पावर -9। सिमिलरली अगर मैं लिखूं आपके सामने 1 माइक्रोमीटर,
1 माइक्रोमीटर कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? आप बोलेंगे सर 1 माइक्रो, माइक्रो हटाएंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻⁶ और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो प्रीफिक्स हटाने का तरीका मैंने आपको सिखाया। अगले एमसीक्यू देखते हैं। अगले एमसीक्यू में आपसे पूछता हूँ, जवाब देखते हैं जवाब क्या आता है। ये रहा सेकेंड एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा था। कन्वर्ट करने को किया, कन्वर्ट करने को आपको क्या कहा, आपसे बोला क्या गया? उसने आपसे कहा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश, मतलब वो कन्वर्ट करने को कह रहा है कि 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट कीजिए किसके बराबर है, 1 मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम को आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, किस तरीके से कन्वर्ट करोगे जरा देखते हैं। देखो उसने बोला 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब होता है mg, मिलीग्राम को आप mg से लिखते हो 1 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम आप देखो, मिलीग्राम से आप दो चीजों में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने जो कन्वर्जन करी है 1 मिलीग्राम से, आपको जाना है किसमें, किलोग्राम में। देखो ना, आपके आंसर किलोग्राम में नजर आ रहे हैं। हम जो बात सीख कर रहे हैं, हमने प्रीफिक्स रिमूव करना सीखा कि भाई ग्राम, मिलीग्राम से हम ग्राम में तो जा सकते हैं, मिलीग्राम से ग्राम में जाना कोई मसले की बात नहीं है। मिलीग्राम से ग्राम में यानी प्रीफिक्स को रिमूव किया, प्रीफिक्स को रिमूव करोगे 10⁻⁻³ आ जाएगा। आप लोगों ने जज्बाती होकर जवाब लगा दिया 1 एक्सपोनेंशियल-3 किलोग्राम। तो बात गलत है, क्योंकि अभी जो आपका आंसर आ रहा है वो ग्राम में आ रहा है। बात समझ में आ रही है मैं आपकी क्या बात समझा रहा हूँ आपको? मैंने जो आपको बात बताई कि भाई प्रीफिक्स रिमूव करने के लिए आप उसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो प्रीफिक्स आपने मिली हटाया, मिली की जगह 10⁻⁻³ आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर ग्राम के अंदर आ रहा है, जबकि हमें जो आंसर चाहिए बेटा वो आंसर चाहिए किलोग्राम में। अब इसको किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे? देखो अब आपका आंसर आ गया 1 एक्सपोनेंशियल-3 ग्राम। आप चाह रहे थे ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। अब मुझे बताइए, आपने प्रीफिक्स को रिमूव किया, ये प्रीफिक्स को ऐड किया? बात को समझेंगे और बात का जवाब देंगे। जी। अब आपने प्रीफिक्स को रिमूव किया है या प्रीफिक्स को ऐड किया है? तो आप बोलेंगे सर अब हम प्रीफिक्स को ऐड कर रहे हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम प्रीफिक्स को ऐड कर रहे हैं। अब प्रीफिक्स को ऐड करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। बेटा कभी भी प्रीफिक्स को ऐड करोगे तो उस प्रीफिक्स को ऐड करने का तरीका ये है कि उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। देखो प्रीफिक्स रिमूव करना तो आसान था। प्रीफिक्स रिमूव करने के लिए क्या किया, प्रीफिक्स रिमूव करने के लिए आपने उसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया। और प्रीफिक्स ऐड करने के लिए उसी वैल्यू से अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। आपके पास लिखा हुआ था 1 एक्सपोनेंशियल-3, मुझे किलो चाहिए था, किलोग्राम चाहिए, तो किलोग्राम में करने के लिए किलो के प्रीफिक्स की वैल्यू से आप डिवाइड करोगे। यानी किलो की वैल्यू अगर 10⁻³ है तो आपने इसको 10⁻³ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये 10⁻³ नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 10⁻⁻³ पहले से था और एक और आ गया 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 और आंसर आप लिख देंगे कितना, किलोग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाई। अच्छा, क्योंकि एनईडी के टेस्ट के अलावा आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, वरना तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कन्वर्जन कर सकते हो कि किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो बात भी सही है। लेकिन क्योंकि एनईडी के टेस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज का जितना भी टेस्ट दोगे वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो वहां पे बेसिक इसी तरीके से कन्वर्जन आपसे पूछी जाएंगी। हो सकता है कि बात मेरी मुश्किल लगी हो, आपको समझने में मुश्किल हुई हो, तो मैं इस तरह की अभी एग्जाम्पल्स आपको करवा देता हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि बेटा इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बल्कि इसका करेक्ट जवाब है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। अब इसी की कुछ प्रैक्टिस में आप लोग करवा देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो जाए और आइडिया हो जाए किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है? मैंने आपसे कहा 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है। अब आप देखो, आपने प्रीफिक्स रिमूव किया, ये प्रीफिक्स ऐड किया, तो आप बोलेंगे सर हमने प्रीफिक्स को ऐड किया। प्रीफिक्स ऐड करने का मतलब होता है उस वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी 1 डिवाइडेड बाय उस वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, यानी आप 10⁻⁻9 से डिवाइड कर दोगे। अब 10⁻⁻9 ऊपर आएगा तो आप बोलेंगे सर 10⁻⁻9 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10⁻+9, यानी 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, तो जवाब हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल-9 नैनोमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरीके से कन्वर्जन में आपको और सिखाऊं, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मैंने कहा
1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। मैंने आपसे कहा 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। अब आप देखो फिर दोबारा, मैं प्रीफिक्स रिमूव कर रहा हूँ या प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर आपने प्रीफिक्स को ऐड किया, के लगाया, प्रीफिक्स को ऐड किया। प्रीफिक्स ऐड करने का तरीका ये कि आप उस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। उस वैल्यू से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप किलो की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। किलो की जो वैल्यू होती है बेटा, वो किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 लिखा। अब आप देखो 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3। तो जवाब आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -3, और साथ में आप इसके लिख दोगे किलोमीटर। अब देखो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर है, तो आपको जवाब मिल गया 1 एक्सपोनेंशियल -3 किलोमीटर। अब मैं एमसीक्यूज बनाना चाहूँ तो मैं हजारों की तादाद में यहाँ से एमसीक्यू बना सकता हूँ, सिर्फ प्रीफिक्सेस के टॉपिक से। ये प्रीफिक्सेस इतने तरीकों से आपके पास इस्तेमाल होंगे जिसका आपको अंदाजा नहीं। तो एमसीक्यू मैंने आपको बताया। चलो एक और सवाल मैं खुद बना के लिखता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके प्रीफिक्सेस इतने अच्छे हो जाएं कि आपके सामने कोई भी सवाल आए आप उसका जवाब दे सको। तो मैं एक और सवाल आपके सामने बनाता हूँ। ओके बेटा, अब मुझे इसका जवाब चाहिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप लोगों ने जवाब निकालने की कोशिश जरूर करी होगी, और आपका जवाब हो सकता है सही आ गया, हो सकता है गलत आया हो, मैं सॉल्व करना सिखाऊं। देखो उसने कहा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप काम क्या करोगे, पहले आपने लिखा 1 किलोमीटर, आप चाह रहे थे यहाँ पे प्रीफिक्स को हटा दो, क्योंकि आप यही चाह रहे हो ना, किलोमीटर से पहले ये मीटर में जाएगा फिर आप उसको सेंटीमीटर में लेके जाओगे। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने अपने प्रीफिक्स को रिमूव किया। प्रीफिक्स रिमूव करने का तरीका क्या है कि उस वैल्यू को प्लेस कर दो। देखो प्रीफिक्स ऐड करने के लिए डिवाइड करते हो, और प्रीफिक्स हटाने के लिए उसकी जगह वैल्यू रखते हो। तो प्रीफिक्स हटाने के लिए उसकी जगह वैल्यू, तो किलो की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 10 की पावर 3, और एक कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर है 1 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर के। अब आप देखो आपकी जो मीटर वाली वैल्यू है, अब आप चाहोगे ये मीटर वाली वैल्यू जो नजर आ रही है, ये मीटर वाली वैल्यू, इसको आप कन्वर्ट कर दो अब सेंटीमीटर में। तो मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में करने के लिए अब आप देखो, अब आप प्रीफिक्स को रिमूव नहीं कर रहे बल्कि प्रीफिक्स को ऐड कर रहे हो। अगर आप गौर से देखो, पहले प्रीफिक्स नहीं, आप प्रीफिक्स लगा रहे हो। तो प्रीफिक्स ऐड करने के लिए उस वैल्यू से आप डिवाइड करते हो। अब अगर आपको याद हो कि मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -2। भाई यही नजर आ रहा है ना, आप लोग पढ़ कर आए हो बेटा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 यहाँ नीचे से ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 3, -2 ऊपर आएगा तो 10 की पावर 2। बेटा बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हो, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 1 एक्सपोनेंशियल 5, और कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये अब किसमें, सेंटीमीटर में। यानी 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 5 सेंटीमीटर होंगे। तो ये एमसीक्यू मैंने सॉल्व करना सिखाया। प्रीफिक्सेस के मजीद एमसीक्यू आपके पास वर्कशीट्स में आएंगे तो उसको सॉल्व कीजिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ प्रीफिक्सेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे प्रोसीड करेंगे। इन दो एमसीक्यूज को करके टॉपिक, एक एमसीक्यू शायद रह गया, टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक एमसीक्यू और मैं आपको सॉल्व करवा दूं ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी मेरी बातें समझ में आई। ये रहा एमसीक्यू। एमसीक्यू पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए इसका जवाब क्या होगा। तो एमसीक्यू आपके सामने था। एमसीक्यू में आपसे कहा गया द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट द न्यूक्लियस इज 0.5 एक्सपोनेंशियल -18 सेकेंड्स। आप सेकंड्स के अंदर हो और आपके आंसर माइक्रो सेकंड्स में नजर आ रहे हैं, तो मैंने वैल्यू लिखी 0.5 एक्सपोनेंशियल -18 सेकेंड्स। आप चाह रहे थे ये कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट होके इसके साथ आ जाए माइक्रो सेकंड। अब आप देखो आपने प्रीफिक्स को रिमूव किया, ये प्रीफिक्स को ऐड किया, तो आप बोलेंगे सर अरे सर हमने प्रीफिक्स को ऐड किया, क्योंकि प्रीफिक्स हमें ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। और कभी भी प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हटाते नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। भाई यही बताया ना, प्रीफिक्स ऐड करने का मतलब ये कि उस वैल्यू से आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो माइक्रो की जगह आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -6। अब ये -6 अगर ऊपर आएगा तो आप बोलेंगे सर ये -6 अगर ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10 की पावर +6। देखो -18 पहले से लिखा हुआ था, 10 की पावर 6 आ गया। अब आप लोग जीनियस हो बेटा, ये बात पढ़ कर आए हो, बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक जगह पे नजर आ रहा है -18, एक जगह पे नजर आ रहा है +6। -18 और +6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास -12। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 0.5 एक्सपोनेंशियल -12।
और आगे आप लिख दोगे माइक्रो सेकंड। तो करेक्ट जवाब मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो अभी प्रीफिक्सेस का सवाल तो जो मजीद मैंने आपको सॉल्व करवाया, इस सवाल को सॉल्व किया, प्रीफिक्स रिमूव करने का तरीका था। उम्मीद करते हैं तमाम लोग को ये एमसीक्यू क्लियर होगा। प्रीफिक्सेस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो है डायमेंशंस का टॉपिक। आप डायमेंशंस निकालना सीखते हैं, डायमेंशंस को पढ़ना सीखते हैं। डायमेंशन बेटा, डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है, डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, डायमेंशन कहलाती क्या है, जरा पढ़ेंगे। डायमेंशन इज द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन नेचर को डिपेंड करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। देखो अब मैं ये बात अगर आपको समझाऊंगा ना तो आपको बात इतने अच्छे समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन होती क्या है। पहले डायमेंशन को सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे डायमेंशन उसकी नेचर कैसे बताएगा। तो जरा इस बात को भी देखते हैं, डायमेंशन पहले देखते हैं। बेटा डायमेंशन निकालने के दो तरीके, या तो आपको उस चीज का फॉर्मूला पता हो या उस चीज की आपको यूनिट पता हो। डायमेंशन किसी भी चीज के आपको डायमेंशन निकालने को कहा जाएगा ना, तो या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, या फिर उसका यूनिट पता होना चाहिए। अब डायमेंशन में जो चीज बेसिक है उसको जरा देखते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, अब जहां जहां आपको लेंथ नजर आएगा वहां पे आप प्लेस करोगे कैपिटल एल, जहां जहां आपको मास नजर आएगा वहां पे प्लेस करोगे कैपिटल एम, और जहां जहां टाइम नजर आएगा वहां पे प्लेस करोगे कैपिटल टी। पहले ये बातें याद कर लो कि जहां लेंथ नजर आएगा वहां पे कैपिटल एल है, जहां मास नजर आएगा वहां कैपिटल एम है, और जहां टाइम नजर आएगा वहां पे कैपिटल टी है। तो आप बोलेंगे चलें सर ये बात तो हमें याद हो गई, लेंथ मास और टाइम, तीन चीजें, तीनों की डायमेंशन हमें नजर आ रही हैं। इन डायमेंशंस को देख के अब जरा डायमेंशन निकालना सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने आपसे कहा मुझे एरिया की डायमेंशन चाहिए, ये रहा एरिया। एरिया मतलब कोई भी रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई चीज है, उसका एरिया निकाल के दिखाना है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था एरिया का। एरिया का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब आप देखो जहां लेंथ नजर आ रही है, जहां पे लेंथ नजर आ रही है वहां पे तो आप कैपिटल एल रख दोगे। अब देखो ये बी नजर आ रही है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, कितना चौड़ा है ये। अब इसकी अगर ब्रेथ आप निकाल रहे हो तो ब्रेथ क्या मास है, क्या टाइम है, या ये भी किसी की लेंथ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, आप बोल तो ब्रेथ रहे हैं, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई है, लेकिन चौड़ाई भी तो एक किस्म की लेंथ है, ना ही वो मास है ना ही वो टाइम है। इसका मतलब ये हुआ ब्रेथ की जगह पे भी क्या रखोगे, कैपिटल एल रखोगे। अब देखो लेंथ की जगह पे भी आ जाएगा कैपिटल एल, ब्रेथ की जगह पे भी आ जाएगा कैपिटल एल। अगर आप कैपिटल एल और एल को मल्टीप्लाई करोगे तो एल एल को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर। तो एरिया की जो डायमेंशन मुझे नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, एरिया की डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर। आपको आपके फिजिक्स के कोर्स की सबसे पहली मैंने डायमेंशन निकाल के दिखाई, और वो आ रही है मेरे पास कौन, एल स्क्वायर। सेकेंड डायमेंशन में निकालने जा रहा हूँ आपके सामने। मैंने बीच में लाइन ड्रॉ करी, मैंने आपके सामने लिखा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी भी क्यूब का होता है, 3D शेप का वॉल्यूम होता है। मैंने आपके सामने क्यूब बना दिया, मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। अब बेटा क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने लिखा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जहां पे लेंथ नजर आ रहा है वहां पे आप प्लेस करोगे कैपिटल एल, जहां पे ब्रेथ नजर आ रहा है वहां भी प्लेस करोगे कैपिटल एल, और जहां हाइट नजर आ रहा है वहां भी प्लेस करोगे कैपिटल एल। अब आप तीनों की जगह पे कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल रखोगे। तीनों को अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो जाएगा आपके पास एल क्यूब। तो ये सेकंड डायमेंशन आपके पास आ रही, पहली डायमेंशन आ रही एरिया के लिए, सेकंड डायमेंशन आपके पास आ रही वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम की जो डायमेंशन मुझे नजर आ रही है वो है मेरे पास क्या, एल क्यूब। तो दो तरह की डायमेंशन आ गई मेरे पास, एरिया की और वॉल्यूम की। मजीद आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन निकालते हैं एरिया वॉल्यूम के बाद। मैंने आपके सामने लिखा डेंसिटी। बेटा डेंसिटी का आप तमाम लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे डेंसिटी की डायमेंशन चाहिए। बेटा मास आपने पढ़ा ना, जहां मास नजर आएगा वहां पे आप रखोगे कैपिटल एम। यही मैं इतनी देर से बता रहा हूँ ना, जहां पे मास नजर आएगा वहां पे रखोगे कैपिटल एम। वॉल्यूम की डायमेंशन अब अभी अभी निकाल कर आए, नहीं याद तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम की डायमेंशन आप लोगों ने निकाली क्या, तो आप बोलेंगे ये सर वॉल्यूम की डायमेंशन निकली हुई मेरे पास कौन, एल क्यूब। वापसी आते हैं अपनी स्लाइड पे। बेटा वॉल्यूम की डायमेंशन मुझे नजर आ रही है यहाँ पे एल क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा एम, नीचे आ जाएगा एल क्यूब। बेटा कभी भी डायमेंशंस को लिखते हो, डायमेंशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लिखी जाती है, स्ट्रेट लाइन में मतलब सारे न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में डायमेंशन को नहीं लिखा जाता।
मतलब आएंगे आंसर तो न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। तो अब ये जो एल क्यूब नजर आ रहा है, ये एल क्यूब को आप ऊपर लेकर आओगे, एल क्यूब को अगर आप ऊपर लेकर आओगे तो आप बोलेंगे सर एल की पावर 3 है, तो ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा एल की पावर -3। तो ये डायमेंशन हो गई मेरे पास डेंसिटी की। डेंसिटी की डायमेंशन आपके सामने आ रही, डेंसिटी की डायमेंशन लिखी हुई है ml-3। डेंसिटी के बाद मैंने बीच में लाइन लगाई और मैंने लिखा, क्योंकि आप एक और डेंसिटी पढ़ कर आए और ये आपने पढ़ी है सरफेस डेंसिटी, और एक और डेंसिटी का नाम सुना है जो फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, ये कहलाती है मेरे पास लीनियर डेंसिटी। यानी डेंसिटी की भी दो तरह की टाइप्स है, तीन तरह की टाइप्स हैं। एक सिंपल डेंसिटी कहलाती है, एक कहलाती है सरफेस डेंसिटी, एक कहलाती है लीनियर डेंसिटी। जिसमें से ये जो डेंसिटी नजर आ रही है बेटा, इस डेंसिटी को आप वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हो। इस डेंसिटी को आप क्या बोलते हो? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब सरफेस डेंसिटी में क्या होता है, लीनियर डेंसिटी में क्या होता है, जरा देखिएगा। अगर आप अपने मास को एरिया से डिवाइड कर दो, अगर मास को किससे डिवाइड कर दो, एरिया से, तो वो जो डेंसिटी है बेटा, वो डेंसिटी कहलाएगी सरफेस डेंसिटी। और अगर आप अपने मास को एरिया के बजाय, अगर आप अपने मास को डिवाइड कर दो लेंथ से, देखा ना आपने, मास को मैंने लेंथ से डिवाइड किया हुआ है, अगर मास को लेंथ से डिवाइड करोगे तो वो जो डेंसिटी बनेगी वो बनेगी लीनियर डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरे पास दो तरह की हो गई, एक कहला रही है सरफेस डेंसिटी, एक कहला रही है लीनियर डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी के लिए मास को एरिया से डिवाइड करते हो, लीनियर डेंसिटी के लिए मास को लेंथ से डिवाइड करते हो। अब डायमेंशन जरा बता दीजिए। मास की जगह पे आपके क्या बता देगा, कैपिटल एम। एरिया के डायमेंशन, एरिया के डायमेंशन आप निकाल कर आए, एरिया की जगह पे आप प्लेस करोगे कि एरिया की डायमेंशन भी आप निकाल कर आए हो, नहीं यार तो मैं दिखा देता हूँ। बेटा ये रही एरिया की डायमेंशन, आपके सामने लिखी हुई बेटा एरिया की डायमेंशन नजर आ रही है L²। तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया डायमेंशन को, एरिया की जगह जगह पे आ जाएगा L²। तो बन गया सरफेस डेंसिटी की डायमेंशन m/L²। बेटा ये L² नीचे से ऊपर आएगा तो बन जाएगा L की पावर -2। तो ये डेंसिटी की डायमेंशन नजर आ रही है, ये है डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी। थर्ड नंबर पे नजर आ रहा है लीनियर डेंसिटी। तो देखो बेटा मास की जगह पे तो आ जाएगा कैपिटल M, और आप पढ़कर आए जहां जहां लेंथ नजर आएगा, जहां कहीं भी आपको लेंथ नजर आ जाएगा वहां पे आप रखोगे कैपिटल L। तो ऊपर हो गया मास, नीचे हो गया आपके पास L यानी लेंथ। तो ऊपर M आ जाएगा, नीचे L आ जाएगा। ये L² मिस्टेक है, नीचे L आएगा। अब देखो ये L नीचे से ऊपर आएगा तो ये L की पावर क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा L की पावर -1। तो लीनियर डेंसिटी की डायमेंशन आ गई ml-1। अब आप देखो नाम एक जैसे, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, लेकिन तीनों की डायमेंशन में फर्क है। एक में लिखा हुआ है ml-3, एक में लिखा हुआ है ml-2, और एक में लिखा हुआ है ml-1। तो ये डेंसिटी मैंने आपको निकालना सिखाई, डिफरेंट टाइप की डेंसिटी, और उनकी डायमेंशन आप लोगों से शेयर करी। मजीद आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो डायमेंशन है बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन स्टार्ट होंगी जो आप लोग को अब तरीके से सीखनी है। मैंने आपके सामने एक लफ्ज लिखा जो आपके सामने नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग को आइडिया होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है शॉर्टेस्ट पाथ। आपके दो पॉइंट के दरम्यान जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाएगी, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ कहलाती है, और जहां जहां लेंथ नजर आता है वहां पे आप कैपिटल एल रखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन हो गई वो मेरे पास क्या हो गई, कैपिटल एल हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक तरह की लेंथ हो गई ना आपके सामने, कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। अब मेरे पास नजर आ रहा है वेलोसिटी। तो आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है बेटा, वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे यस सर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद आ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल सही कहा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है। तो बेटा आ गया, तो बन जाएगा L/T। बेटा ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी की पावर -1। अब ये टी नीचे से ऊपर गया तो टी की पावर -1, और टी की पावर -1 का मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास LT-1। इंपॉर्टेंट डायमेंशन वेलोसिटी की मैंने आपको बताई, वेलोसिटी की डायमेंशन नजर आ रही है LT-1। पढ़ते हो, पहले पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ते हो वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी पढ़ते हो तो साथ साथ एक और चीज आती है जिसको आप बोलते हो एक्सीलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बगैर इनकम्प्लीट रहेगी, तो वेलोसिटी पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन भी पढ़ने पड़ेगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम।
मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, होता तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब आप देखो, जहां वेलोसिटी नजर आ रहा है, जहां वेलोसिटी नजर आ रहा है वहां पे तो आ जाएगा मेरे पास एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन ऑलरेडी मेरे पास है। भाई यही है ना वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या नजर आ रही है मुझे, एल टी माइनस वन। जबकि नीचे नजर आ रहा है टाइम, तो टाइम की जगह पे आ जाएगा कैपिटल टी। बेटा ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे आ जाएगा मेरे पास कैपिटल टी। ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे आ जाएगा कैपिटल टी। अब ये टी नीचे से ऊपर आएगा, टी नीचे से ऊपर आएगा तो ये भी बन जाएगा टी की पावर माइनस वन। देखो पहले से लिखा हुआ था टी की माइनस वन, एक और आ गया मेरे पास टी की पावर माइनस वन। टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, आपस में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास टी की पावर माइनस टू, क्योंकि बेसिस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर देते हो, तो माइनस वन माइनस टू बना देंगे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास कितनी, एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन आ गई मेरे पास एक्सेलरेशन की। बेटा आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा वेलोसिटी, आपने पढ़ा एक्सेलरेशन, अब आप पढ़ने जा रहे हो फोर्स, क्योंकि आप तमाम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे आसान वाला फोर्स का फॉर्मूला। आप बोलेंगे यस सर फोर्स का फॉर्मूला में याद आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखो जहां पे मास नजर आ रहा है, जहां मास नजर आ रहा है वहां तो कैपिटल एम आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना मास की जगह पे कैपिटल एम आ जाएगा। अब जहां पे नजर आ रही है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह पे बेटा आ जाएगा एल टी माइनस टू, यानी मास की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा मेरे पास एल टी माइनस टू। तो अब आपने यही काम किया, इनकी वैल्यूज को पुट किया। बेटा वैल्यूज को पुट करोगे, एम की जगह पे कैपिटल एम, ए की जगह पे एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। और ये डायमेंशन आ गई बेटा मेरे पास फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन क्या आ रही है, फोर्स की डायमेंशन आ रही है मेरे पास एम एल टी माइनस टू। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। मैंने आपको किसी डायमेंशन में नहीं कहा कि आप उस डायमेंशन को याद कीजिए, लेकिन मैं फोर्स की डायमेंशन में कहूंगा कि फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अगर फोर्स की डायमेंशन याद होगी तो आप बहुत सारी चीजों को आगे डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हो। तो कोई डायमेंशन याद हो ना याद हो, आपको फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, और फोर्स की डायमेंशन आपको नजर आ रही है क्या, एम एल टी माइनस टू। अब फोर्स की डायमेंशन को निकालना है, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके आगे मजीद चीजें निकालते हैं। मैंने आपके सामने चार इस तरीके से कॉलम बनाए। आपके सामने लिखा वर्क, आपके सामने लिखा टॉर्क, आपके सामने लिखा मैंने पोटेंशियल एनर्जी, आपके सामने लिखा काइनेटिक एनर्जी। अब चारों की डायमेंशन बारी बारी करके निकालेंगे, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आपको कहा ना, या तो फॉर्मूला पता हो या यूनिट पता हो। हम फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं चारों की डायमेंशन बारी बारी करके, वर्क, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बेटा वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल यही फॉर्मूला पड़ा वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले को देखिए बेटा, आप बोलेंगे सर हमें फोर्स की डायमेंशन पता है। फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास एम एल टी माइनस टू, फोर्स की जगह पे तो आ गया एम एल टी माइनस टू। जबकि ये डी नजर आ रहा है बेटा, डी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास एक किस्म की लेंथ है, और इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एल। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, कैपिटल एल को अगर आप एल से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलेंगे यस सर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल को एल से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर, तो डायमेंशन बन जाएगी मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क की डायमेंशन आपके सामने नजर आ रही, वर्क की डायमेंशन आ गई मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब मैं डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ आपके सामने किसकी, टॉर्क की। मुझे टॉर्क की डायमेंशन चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर। आप बोलेंगे चलें सर सही है, टॉर्क का फॉर्मूला बताया आपने हमें। बेटा ये आर कहलाता है मेरे पास, टॉर्क कहलाता है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है मेरे पास, अगर एक बॉडी है इसको रोटेशन प्रोड्यूस करिए, जो फिक्स पॉइंट है और जहां फोर्स लगा रहे हो, तो फिक्स पॉइंट से लेकर जहां फोर्स लगा रहे हो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ये भी तो एक किस्म का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस लेंथ कहलाएगी, और जहां लेंथ नजर आएगा वहां पे आप कैपिटल एल रखोगे। देखो टॉर्क के फॉर्मूले में मोमेंट आर्म आया, मोमेंट आर्म मेरे पास डिस्टेंस कहलाता है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपने सॉल्व करना शुरू किया, आपने बोला यस सर ये मोमेंट आर्म डिस्टेंस कहलाएगा। तो जहां आर नजर आ रहा है, देखो फोर्स की जगह पे तो फोर्स की डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन आपने याद की हुई है। फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है मेरे पास एम एल टी माइनस टू, बराबर में नजर आ रहा है आर, तो ये आर कहला रहा है मेरे पास मोमेंट आर्म।
मोमेंट आर्म बेटा कहलाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल होती है। तो आपने मोमेंट आर्म की जगह मोमेंट आर्म की डायमेंशन रख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर। डायमेंशन बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये जो डायमेंशन मेरे पास आ रही है, ये डायमेंशन आ रही है टॉर्क की। तो वर्क की डायमेंशन आ गई, टॉर्क की डायमेंशन आ गई। अब मैं डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप तमाम लोगों ने बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो सही है एम जी एच। अब इस फॉर्मूले में जरा आपको बातें समझनी है। फॉर्मूले में बातें क्या देखिए, देखो मास नजर आ रहा है, जहां मास नजर आएगा वहां तो आपको पता है कैपिटल एम आ जाएगा। ये जी क्या है, तो जी के बारे में आपको मैं लिखवा दूं ताकि इस जगह पे सारी बातें जमा हो जाए। देखो जी कहलाता है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कहला रहा है मेरे पास, मैंने जी के बारे में लिखा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो डायमेंशन एक्सेलरेशन की होगी वही डायमेंशन आपके पास ग्रेविटी की भी होगी, क्योंकि ग्रेविटी है क्या। तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो जो डायमेंशन आपके पास एक्सेलरेशन की होगी वही डायमेंशन ग्रेविटी की होगी। तो ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की डायमेंशन होनी चाहिए एल टी माइनस टू। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी भी मेरे पास एक किस्म की एक्सेलरेशन होती है। तो मैंने डायमेंशन को लिख के दिखाया, मुझे ग्रेविटी की डायमेंशन मिल गई, ग्रेविटी की डायमेंशन मिली है एल टी माइनस टू। बेटा ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस टू। फिर ये नजर आ रहा है एच, एच कहलाता है मेरे पास हाइट। अब बेटा एच हाइट कहला रही है, तो हाइट की जगह पे मेरे पास कौन आ जाएगा, हाइट की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एल। तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और साथ में हो गया मेरे पास एल। अब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो मास की जगह पे आ गया कैपिटल एम, ग्रेविटी की जगह पे आ गया मेरे पास एल टी माइनस टू, और हाइट की जगह पे आ गया एल। अब आप इस एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास कितनी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब लास्ट जो डायमेंशन रह गई वो रह गई काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको नई बात सीखने को मिलेगी, वो नई बात क्या है, कभी भी आप डायमेंशन निकालते हो तो डायमेंशन निकालते हुए जो नंबर नजर आ रहा है इस नंबर की डायमेंशन नहीं होती। ये जो हाफ नजर आ रहा है मतलब नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर की कभी भी कोई, जैसे नंबर का यूनिट नहीं होता, नंबर का यूनिट नहीं होता तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। अब देखो मेरे पास बच कौन गया, आप बोलेंगे सर ये हाफ तो आपने कट कर दिया, इस हाफ को आपने मना कर दिया, हाफ हट गया। ये एम नजर आ रहा है, एम मेरे पास मास है तो मास की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम। ये वी नजर आ रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मेरे पास एल टी माइनस वन। बिल्कुल सही कहा, एल टी माइनस वन होती है। और स्क्वायर है तो आप क्या लगा दोगे, आप भी उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। तो सेम काम मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। बेटा मास की जगह पे आ गया मेरे पास कैपिटल एम, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन का आप स्क्वायर करोगे। अब आप देखो स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो ये स्क्वायर अब आप एल को भी दोगे, ये स्क्वायर अब आप टी को भी दोगे, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये डायमेंशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अब आप एक बात पे गौर करो, चार चीजों की डायमेंशन निकाली और चारों की डायमेंशन आपको सेम नजर आ रही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डायमेंशन आ रही है, वर्क की भी, टॉर्क की भी, पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। इनकी डायमेंशन सेम क्यों आ रही है, मेरा सवाल आपसे ये। भाई चार डायमेंशन, चार चीजें, चार डायमेंशन, चारों की डायमेंशन सेम क्यों, चारों के फॉर्मूले बिल्कुल अलग अलग है। एफ डी, एफ आर, एम जी एच, हाफ एम बी स्क्वायर, चारों के फॉर्मूले अलग अलग, लेकिन चारों की डायमेंशन सेम क्यों है। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि चारों की एनर्जी यूनिट डायमेंशन सेम क्यों आ रही है। बेटा आप लोगों ने वर्क का यूनिट पढ़ा है, वो वर्क का यूनिट पढ़ा है जूल, वर्क का यूनिट जूल पढ़ा। आप लोगों ने टॉर्क का यूनिट पढ़ा है, वो टॉर्क का यूनिट पढ़ा है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। आपने पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट पढ़ा है जूल, आपने काइनेटिक एनर्जी का यूनिट पढ़ा है जूल, आपने चारों के जो यूनिट पढ़े हैं वो जूल पढ़े। अब आज के बाद से जिस जिस का यूनिट जूल होगा, यानी जिस जिस का यूनिट सेम होगा उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। अब इस बात को आपको जहन में रखना है कि आज के बाद से जिस जिस का यूनिट सेम है उस उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपके फिजिकल क्वांटिटी नेचर को शो कर रहा है। एनर्जीज तो है सारी, वर्क भी एनर्जी के बराबर होता है, टॉर्क एनर्जी नहीं कहलाता लेकिन टॉर्क का यूनिट सेम है। तो आपने इस बात को जहन में बिठाया, जिसका यूनिट सेम उसकी डायमेंशन सेम होगी। अब मैं डायमेंशन कुछ आप लोगों से पूछूंगा।
यहाँ पे नजर आ रहा है साउंड, साउंड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? आपके टाइम नजर आ रहा है हीट, हीट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? आप बोलेंगे सर दोनों के दोनों, साउंड का फॉर्मूला तो हमें याद नहीं आ रहा, साउंड का फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा, हीट का फॉर्मूला भी बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला लिखोगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हीट का फॉर्मूला है। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन निकालने का तरीका देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपने साउंड के बारे में पढ़ा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने हीट के बारे में पढ़ा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन आप अभी भी निकाल कर आए, एनर्जी की डायमेंशन आप क्या निकाल कर आए? एनर्जी की डायमेंशन आपने निकाली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी की डायमेंशन हमने निकाली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी अब आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको जिसके बारे में ख्याल है कि ये एनर्जी है, उसकी डायमेंशन यही हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो साउंड की डायमेंशन आ गई, हीट की डायमेंशन आ गई। इन दो डायमेंशन के बाद मैंने आपके सामने लिखा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रिक्शन आपके पास एक फोर्स होती है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है। अब देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद आ रहा कि फ्रिक्शन क्या है, लेकिन फ्रिक्शन के बारे में याद आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन आपने याद करी हुई है। फोर्स की डायमेंशन आप लोगों ने क्या याद करी है? फोर्स की डायमेंशन है मेरे पास एम एल टी माइनस टू। अब क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स थी तो डायमेंशन मुझे मिल गई कितनी? एम एल टी माइनस टू। इन तीन डायमेंशन को देखने के बाद मैं अगली डायमेंशन की तरफ जाऊंगा। मैंने आपके सामने लिखा पावर। तो आप बोलेंगे सर पावर की डायमेंशन, कोई मसले की बात नहीं। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम, यही पढ़ा है ना पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखो वर्क की डायमेंशन आपने निकाली हुई, यही डायमेंशन है तो यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि सारे के सारे जूल थे, सबके यूनिट जूल थे, तो सबकी डायमेंशन सेम थी। तो वर्क की डायमेंशन जो मुझे नजर आ रही है वो वर्क की डायमेंशन नजर आ रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जबकि नीचे नजर आ रहा है टाइम, तो बेटा टाइम की डायमेंशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर टाइम नजर आ रहा है, टाइम की जगह पे आ जाएगा कैपिटल टी, तो ऊपर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे आ जाएगा कैपिटल टी। अब ये टी नीचे से ऊपर आएगा, तो टी नीचे से ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा टी की पावर माइनस टू है, तो टी नीचे से ऊपर आएगा तो बन जाएगा टी की पावर माइनस वन। अब देखो टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस वन, तो ये बन जाएगा मेरे पास टी की पावर माइनस थ्री। तो पावर की डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर माइनस थ्री। ये पावर की डायमेंशन है। बेटा आपको डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से निकालना आनी चाहिए, पेपर मैनिटी के टेस्ट में डायमेंशन का सवाल आपके पास आता है, कोई ना कोई डायमेंशन आपको निकालने को दी जाएगी कि डायमेंशन निकाल के दिखाइए। तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, डायमेंशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पावर की डायमेंशन निकालने के बाद अब जो डायमेंशन मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रहा है मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, जो फॉर्मूला तमाम लोग को याद है। अब आप देखिए वेलोसिटी नजर आ रहा है, तो वेलोसिटी की जगह पे तो आ जाएगा एल टी माइनस वन, जबकि नीचे नजर आ रहा है आर, आर कहलाता है रेडियस, तो रेडियस लेंथ कहलाती है, और लेंथ की जगह पे कौन आ जाएगा? कैपिटल एल आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे आ जाएगा कैपिटल एल। अब ये स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे, ये स्क्वायर आप एल को भी दोगे, ये स्क्वायर आप टी को भी दोगे, तो ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, जबकि नीचे सिर्फ एल ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर दोनों को चले जाएगा। स्क्वायर दोनों के पास गया, आपने सॉल्व किया। अब आप देखो नीचे वाले एल से ये स्क्वायर क्या हो रहा है? आप बोलेंगे सर कैंसिल हो रहा है नीचे वाले एल से वो स्क्वायर, तो आंसर बच जाएगा मेरे पास, दोनों को कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद जो आंसर बचेगा वो बचेगा एल टी माइनस टू। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आई वो क्या आई? एल टी माइनस टू। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन एक ही चीज हो गई, डायमेंशन दोनों की सेम आ रही है। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी क्या थी? अगर मैं आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताऊं, ये रहा एक्सेलरेशन की, अगर मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन मुझे नजर आ रही है एल टी माइनस टू। और मैंने आपके सामने डायमेंशन निकाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी क्या नजर आ रही है? आप बोलेंगे यस सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी मुझे नजर आ रही है एल टी माइनस टू। मैं आपसे बोलूंगा बेटा डायमेंशन निकाल के दिखाओ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप सोचोगे सर एक्सेलरेशन ही तो है, अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एल टी माइनस टू। अब सेंट्रीपिटल लगा दे, एंगुलर लगा दे, कुछ भी लगा दे, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन कह दिया, तो आपके मुताबिक जो डायमेंशन यहाँ पे नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है? आप बोलेंगे यस सर डायमेंशन मुझे नजर आ रही है एल टी माइनस टू। लेकिन मैं बोलूंगा बेटा आप एक दफा एहतियात करोगे जब लफ्ज नजर आएगा एंगुलर का, जरा एक दफा निकाल के देखते हैं डायमेंशन। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, फॉर्मूला है मेरे पास ये रहा, इसको तो अभी छोड़ दो। डायमेंशन आपके पास का फॉर्मूला नजर आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो है ए इज इक्वल टू आर अल्फा।
फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अब बेटा जहाँ पे ए नजर आ रहा है, जहां आपको कैपिटल यानी स्मॉल ए नजर आ रहा है, एक्सेलरेशन, इसकी जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस टू। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा। ये नजर आ रहा है आर, आर कहलाता है रेडियस, तो रेडियस की जगह पे तो कैपिटल एल आ जाएगा। जबकि ये नजर आ रहा है अल्फा, बेटा ये अल्फा ही तो कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो अल्फा नजर आ रहा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर अल्फा का फॉर्मूला बनेगा, इस आर को ए के पास लाके डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर ए आएगा, नीचे आर आएगा और राइट पे अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है ए अपॉन आर। अब आप देखो बेटा ऊपर नजर आ रहा है ए, ए का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एल टी माइनस टू। नीचे नजर आ रहा है आर, तो आर का मतलब रेडियस, और रेडियस का मतलब लेंथ है, तो आपके पास कौन आ जाएगा? कैपिटल एल आ जाएगा। अब ऊपर आपने रखा एल टी माइनस टू, नीचे आपने रखा एल, तो ये एल से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो सिर्फ बचेगा वो क्या बचेगा? आपके पास बच जाएगा टी माइनस टू। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है? टी माइनस टू। आप बोलेंगे सर आपने तो अभी हमें याद करा दिया था कि अगर एक्सेलरेशन आए तो डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू। अब ये तो डायमेंशन आ रही है टी माइनस टू। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा एहतियात करना। एहतियात कब करना? जब लफ्ज आ जाए एंगुलर का। एंगुलर के अलावा कोई भी लफ्ज आए, कोई भी एक्सेलरेशन आए, मैं दावा करूंगा तमाम की तमाम एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो हमेशा होगी एल टी माइनस टू, सिवाय किसके? एंगुलर के। यानी अगर एंगुलर का वर्ड आएगा तो आपको एहतियात करनी है, डायमेंशन निकाल के चेक करनी है। इसके अलावा जितनी भी एक्सेलरेशन नजर आएंगी तमाम की तमाम डायमेंशन सेम होंगी। मैंने आपके सामने लिखना चाहा बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन, पहले तो मैं एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल बताऊं। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रहा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बेटा ओमेगा चाहिए तो r को लाके डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा। देखो v की जगह पे कौन आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर v की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस वन। नीचे r नजर आ रहा है तो r की जगह पे कौन आ जाएगा? l आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे आ जाएगा l। ये ऊपर वाले l से नीचे वाला l क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपके बचेगा t माइनस वन। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू टी माइनस वन, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। तो ये डायमेंशन मैंने आपको निकालना सिखाई। मजीद आगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, आपको जो एहतियात करनी है वो किस लफ्ज पे करनी है? एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर के वर्ड पे आपको एहतियात करनी है। आप लोग को डायमेंशन मैंने निकालना सिखाई एंगुलर वेलोसिटी तक। एंगुलर वेलोसिटी के बाद मजीद एक डायमेंशन और निकालते हैं। आपके सामने नजर आ रहा है सेंटीपिटल फोर्स। बेटा अब देखो एंगुलर का वर्ड नहीं है तो आपको मेरे ख्याल में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन आपको याद है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। और एम एल टी माइनस टू है तो उसकी डायमेंशन यही आएगी, सेंटीपिटल फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ही होगी। अब अगर यकीन नहीं आता तो आप निकाल के चेक कर लो। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम ए सी, मास की जगह पे आ जाएगा आपके पास कैपिटल एम, मास की जगह पे कैपिटल एम आ गया। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम रहेगा। सेंटीपिटल फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास एम एल टी माइनस टू। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं भी थी, तो आपको ये याद रहेगी कि डायमेंशन इसकी होगी क्या। सेंटीपिटल फोर्स के बाद मजीद अगर डायमेंशन में आपसे अगर पूछूं, डायमेंशन जो मुझे नजर आ रही है, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ पे नजर आ रही है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं। देखो आप लोगों ने ये लॉ पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये लॉ मेरे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये लॉ मेरे पास है ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें जो कैपिटल जी नजर आ रहा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, मतलब जी की डायमेंशन निकाल के दिखानी है। आप तमाम चीजों की डायमेंशन को जरा पुट कीजिएगा। देखो फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास एम एल टी माइनस टू। एम वन एम टू मास है तो इनकी जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम कैपिटल एम। जबकि नीचे नजर आ रहा है मुझे एल स्क्वायर, रेडियस नजर आ रहा है तो रेडियस की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन? एल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने सारी डायमेंशन को लिख दिया। कैपिटल एम आ गया, एम एल टी माइनस टू लेफ्ट पर आ गया, राइट पर आ गया जी एम एम, नीचे आ गया मेरे पास एल स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट पे बचेगा मेरे पास एल टी माइनस टू और राइट पे बचेगा जी एम अपॉन एल स्क्वायर। बेटा ये एल स्क्वायर नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये एम ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो सेम यही काम किया। एल स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा और एम ऊपर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। पहले तो मैंने इसको लिख के दिखाया, एल टी माइनस टू और जी एम अपॉन एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा एल क्यूब, साथ में लिखा हुआ है टी माइनस टू।
अब नीचे से m अगर ऊपर आएगा तो m की पावर बन जाएगी m इनवर्स, m नीचे से ऊपर आएगा तो बन जाएगा m इनवर्स। तो ये कैपिटल G की डायमेंशन आ गई। मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर लेकर आया तो कैपिटल G की डायमेंशन आ रही है m इनवर्स l क्यूब t माइनस टू। बेटा अब ये डायमेंशन आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, जो आपको जबानी याद होनी चाहिए, कभी भी किसी भी मौके पे आपसे पूछ सकता है और अक्सर ये पूछी जाती है डायमेंशन। तो कैपिटल G की डायमेंशन आ रही है m इनवर्स l क्यूब t माइनस टू।